दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड इसके अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिवता के बारे में जानेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ और रेडियो एक्टिविटी है क्या? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनसे कुछ अदृश्य किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। यानी पदार्थ का ये जो गुण है यह रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, जिसमें कुछ अदृश्य किरणें अपने आप निकलती रहती हैं। इनसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें निकलती हैं। जैसे देखें, ये आप स्टोन देख रहे होंगे ना, यह है यूरेनियम। ये आप घड़ी देख रहे हैं, इस घड़ी में ये जो चमकदार चीज़ें हैं, ये 1 2 3 4 5 पे लिखा हुआ है। रात में भी आप देखते हैं चमकता है। ये क्या है? यह है रेडियम। और इसी प्रकार से ये आप देख रहे होंगे, ये है पोलोनियम। तो इनसे जो है यानी यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, इस तरह के जो पदार्थ हैं यह रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं और इनसे कुछ किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी के पीछे जो है कुछ हिस्ट्री है, अब ये थोड़ा सा जानें। 1896 में रेडियो एक्टिविता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल ने किया था। यानी रेडियो एक्टिविता की खोज जो है हेनरी बेकरेल ने किया था। 1903 में बेकरेल के इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1898 में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने एक नए तत्व की खोज किया जिसका नाम उन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा। क्यूरी दंपति ने रेडियम की भी खोज की जो यूरेनियम की तुलना में 10 लाख गुना अधिक सक्रिय था। 1903 में क्यूरी दंपति को रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1911 में मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविता के क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह प्रथम वैज्ञानिक बनी। रेडियो एक्टिविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकिरण उत्सर्जन सक्रियता, रेडिएशन एमिटिंग एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिव विकिरण में अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा कण यानी किरणें धनात्मक, बीटा किरणें कण ऋणात्मक और गामा उदासीन होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अल्फा तथा बीटा कणों का पथ परवलयाकार होता है, गामा सीधे निकल जाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा और बीटा कणों का पथ वृत्ताकार होता है। अल्फा कण धनात्मक होते हैं और ये हीलियम के नाभिक होते हैं जिसे 2He4 से प्रदर्शित किया जाता है। बीटा कण ऋणात्मक होते हैं, इसे -1E0 या -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं। गामा किरणें उदासीन होती हैं, यह उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी फोटान होती हैं। रेडियो एक्टिविता का कारण क्या है? यह अदृश्य किरणें क्यों उत्सर्जित करते रहते हैं? तो आपको पता है कि प्रकृति में सभी परमाणु स्थायी अवस्था में रहना चाहते हैं। अस्थायी रहने के लिए नाभिक के अंदर लगने वाले सभी बल संतुलन में होने चाहिए। यदि नाभिक में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अधिक है तो परमाणु अस्थायी होगा, और जब अस्थायी होगा तो वह अस्थायी बनने की कोशिश करेगा। अतः नाभिक में नाभिक जो है न्यूक्लियांस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना की कोशिश करता है या बाहर निकालता है। यदि न्यूट्रॉन अधिक हैं, जैसे नाभिक में क्या है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये हो सकता है कि प्रोटॉन अधिक हो या फिर न्यूट्रॉन अधिक हो। यदि न्यूट्रॉन अधिक है तो नाभिक एक ऋणात्मक बीटा कण निकालता है। अगर न्यूट्रॉन अधिक है तो नाभिक एक ऋणात्मक बीटा कण निकालता है। फलस्वरूप एक न्यूट्रॉन का रूपांतरण प्रोटॉन में होता है। जैसे देखिए, ये न्यूट्रॉन है, यह जो है न्यूट्रॉन है। अब यह न्यूट्रॉन, इसमें ये देख रहे हैं क्या, 1H1 क्या प्रोटॉन है, इससे एक ऋणात्मक बीटा कण यानी -1E0 या -1 बीटा 0 निकलता है और इसी के साथ एक एंटी पार्टिकल जो कि एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है, यह निकलता है। इसी प्रकार यदि प्रोटॉन अधिक हैं तो नाभिक एक धनात्मक कण पॉजिट्रॉन निकालता है। फलस्वरूप प्रोटॉन का रूपांतरण न्यूट्रॉन में होता है। जैसे ये P+ है, N और ये E+, यहाँ पर -1 बीटा 0 के जगह पर +1 बीटा 0 होता है। और यहाँ पर जो
एंटी पार्टिकल है यह न्यूट्रिनो होता है, यानी प्रोटॉन का कन्वर्जन हुआ न्यूट्रॉन में, साथ में पॉजिट्रॉन निकला और एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो। लेकिन यदि नाभिक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तो अल्फा कण बाहर निकलता है और इस परिवर्तन में नाभिक में किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है। यानी रूपांतरण से तात्पर्य यहां पर यह है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि जैसे देखें, जैसे यूरेनियम 92U238 है, यह थोरियम में बदलता है तो इससे एक अल्फा कण निकल जाता है। अब यहां पर जो मास डिफेक्ट होता है, द्रव्यमान क्षति होती है, इस द्रव्यमान क्षति के कारण जो है ऊर्जा इससे बाहर निकलती है। तो ये यूरेनियम, थोरियम और ये अल्फा कण, और ये प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक नाभिक के अंदर के बल संतुलित नहीं हो जाते हैं। यानी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, इनके अंदर जब तक संतुलित बल नहीं हो जाता है तब तक यह प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और यह रेडियो एक्टिव के गुण दिखाते हैं। अब रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड और सोडी के नियम हैं और इसका सूत्र होता है n = n0 e⁻ λT। अब ये देख रहे होंगे कि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या है। तो नियम नंबर 1 है, अस्थायी तत्व स्वतः ही विघटित होकर अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। विघटन अनियमित रूप से होता है। विघटन की प्रकृति सांख्यिकीय होती है। यानी यहां पर यह कहा गया है कि विघटन अनियमित रूप से होता है, मतलब यह निश्चित नहीं है कि इस समय अभी जो है अल्फा कण निकला है तो अभी बीटा कण निकलेगा, या अभी बीटा कण निकला है तो अभी जो है अल्फा कण निकलेगा या गामा कण निकलेगा। विघटन की दर को भौतिक अथवा रासायनिक कारणों द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, माने जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, उसको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो है रोक नहीं सकते हैं या उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। किसी क्षण रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित उस तत्व के अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी किसी इंस्टेंट जो है रेडियो एक्टिव तत्व परमाणु के विघटन की जो दर होती है, उसके अंदर जो बचे हुए अविघटित परमाणु होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। अगर वो परमाणुओं की संख्या अधिक होती है तो विघटन की दर अधिक होगी, और अगर परमाणुओं की संख्या, अविघटित परमाणुओं की संख्या उसके अंदर कम है तो विघटन की दर कम होगी। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का निगमन है। तो मान लेते हैं कि रेडियोएक्टिव तत्व के नमूने में प्रारंभ में t = 0 पर परमाणुओं या नाभिकों की संख्या n0 है तथा t = t पर परमाणुओं या नाभिकों की संख्या n है। तो किसी क्षण t + dt पर यह संख्या घटकर n - dn हो जाती है, यानी dt समय में dn घट गई। फिर क्या होगा? रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार परमाणुओं के क्षय होने की दर -dn/dt प्रोपोर्शनल n। अब यह dn/dt बराबर -λn, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट आया लैम्डा, यह नियतांक है और इसे यहां पर क्षय नियतांक यानी डी के कांस्टेंट कहते हैं। यह भिन्न भिन्न तत्वों के लिए लैम्डा का जो मान होता है यह अलग अलग होता है। तो यहां से आप देखें dn/n बराबर -λ dt। अब यहां पर अगर हम दोनों तरफ का लाग ले लें, या लाग लेना नहीं है बल्कि अभी ये dn/n है तो 1/n dn, तो ये जो है log x माने डिफरेंशिएशन है, तो ये इस फॉर्म का है। तो ये आ गया। यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये log n बराबर -λt + c, ये dn तो डिसइंटीग्रेशन है ना, मतलब कि यहां पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, बल्कि हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1/x log x बराबर क्या होता है, log x होता है, तो इसका मिल जाएगा log n बराबर -λt + c। अब t बराबर 0 होगा तो n बराबर n0 होगा, तो log e n0 बराबर -λ × 0 + c। अब यहां से c का मान मिल जाएगा log e n0। अब जो है जब ये मान मिल जाएगा तो समीकरण 2 और 3 से हम इसको पुट कर देंगे,
तो माइनस ये log n बराबर माइनस लैम्डा टी, तो ये यहां से log n बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस log n। अब यहाँ पे वैल्यू अगर रख देते हैं तो log n माइनस log n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ये log m माइनस log n के फॉर्म का है, यानी log m बटा n यानी n अपान n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। अब अगर इसका जो है log ले लें तो ये मिल जाएगा n अपान n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यानी n नॉट को इधर भेज दीजिए तो n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे लैम्डा डीके कांस्टेंट है और टी टाइम। इसे रेडियो एक्टिव विघटन समीकरण भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का जो क्षय है चरघातांकीय नियम के अनुसार होता है, माने ये एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें अगर हम जो है टाइम टी को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम जो है अगर बचे हुए अविघटित परमाणुओं को दर्शाएं तो ये प्रारंभ में एन नॉट था, ये जो है ये ग्राफ जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय नियतांक व अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है? अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। ये कई बार पूछा गया है। तो क्षय नियतांक क्या होता है? रदरफोर्ड और सोडी के नियम से dn अपान dt बराबर माइनस लैम्डा n होता है। तो इसमें लैम्डा बराबर हो गया मॉड dn बाई dt अपान n, अर्थात किसी तत्व का क्षय नियतांक लैम्डा किसी क्षण उस तत्व के परमाणुओं की विघटन दर तथा उस क्षण उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी इंस्टेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो उस समय तत्व, जो भी तत्व लिया गया रेडियो एक्टिव तत्व, उनके परमाणुओं की विघटन दर और उस क्षण उसमें उपस्थित माने बचे हुए जितने उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अर्धायु किसे कहते हैं? तो वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियोएक्टिव तत्व के अविघटित परमाणुओं या नाभिकों की संख्या घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उसे तत्व की अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ये n और t में ग्राफ अगर हम खींचें तो हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि अर्ध आयु के बाद आधा हो जाएगा। तो n नॉट प्रारंभ में था t बराबर 0 पर, अब ये n नॉट अपान 2 हो गया। अब इसके बाद अगले समय ये हो जाएगा जो है कितना, n नॉट अपान 4 हो जाएगा और ये n नॉट अपान 2 था यहाँ पर। अब देखिए ये धीरे धीरे बचे हुए परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये एक्सपोनेंशियल है। अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध, तो n बराबर n नॉट टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है, जहां लैम्डा तत्व का क्षय नियतांक है। यदि तत्व की अर्ध आयु कैपिटल टी हो तो स्मॉल टी के जगह पर अगर हम कैपिटल टी रखें तो n बराबर बचेगा कितना, n नॉट अपान 2। तो n नॉट अपान 2 बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब n नॉट दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो 1 अपान 2 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अगर आप पावर इसका प्लस करते हैं तो ई पावर लैम्डा टी बराबर ये 2 हो जाएगा। अब अगर हम इसका क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा टी बराबर log 2। यह इसका बेस जो है नेचुरल है यानी नेपेरियन log है, तो यहां से t बराबर हो जाएगा log बेस e 2 अपान लैम्डा। अगर हम log 2 को कन्वर्ट कर दें बेस 10 में तो 2.303 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.693। यानी अब आपका ये फार्मूला बन जाएगा कैपिटल टी इक्वल्स टू log बेस ई 2 अपान लैम्डा या 0.693 अपान लैम्डा। n अर्ध आयु के पश्चात अविघटित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो n बराबर n नॉट 1 अपान 2 टू द पावर n। n नॉट बचे हुए परमाणु यानी n नॉट जो है प्रारंभिक परमाणुओं की मात्रा है, स्मॉल n अर्ध आयुओं की संख्या है, मतलब कि कितने बार में वह अर्ध आयु को यूज करके विघटित हुआ है, n परमाणुओं की अविघटित मात्रा है। अर्ध आयु की संख्या कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल n बराबर कुल समय बटा अर्ध आयु का समय। औसत आयु अथवा माध्य आयु, ये क्या होता है? किसी रेडियोएक्टिव तत्व के सभी परमाणुओं या नाभिकों की आयु के औसत को तत्व की औसत आयु कहते हैं और इसे TAV या टाउ से प्रदर्शित करते हैं।
गणितीय रूप से तत्व की औसत आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी टाउ बराबर 1/लैम्डा। जहां पे लैम्डा क्या है, यह क्षय नियतांक है। रेडियोएक्टिव विघटन समीकरण n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो इसमें अगर हम जो है t बराबर 1/लैम्डा ये रख देते हैं तो n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस 1। अब e टू द पावर माइनस 1 है तो ये बटा e हो जाएगा, तो n नॉट बटा e। अब यहां पर अगर हम e का मान रख देते हैं तो यह आ जाएगा 0.3688 n नॉट। तो इसको अगर इधर भेज दें तो n/n नॉट इंटू 100 बराबर ये हो जाएगा 36.8%। यानी किसी तत्व की औसत आयु वह समय है जिसमें तत्व के अविघटित परमाणुओं नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाता है, अर्थात 63.2% विघटित हो जाएगा और बचा रहेगा 36.8%। अर्ध आयु, माध्य आयु और क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है? तो अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध होता है t बराबर log2/लैम्डा। तो ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं t बराबर 0.693 बटा लैम्डा। किसी तत्व की औसत आयु उसके क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी टाउ बराबर 1/लैम्डा। तो लैम्डा बराबर 1/टाउ हो जाएगा। तो यहां से यहां पे अगर हम पुट कर दें तो ये t बराबर हो जाएगा 0.693/लैम्डा, दैट इज 0.693 टाउ। तो टाउ बराबर t/0.693 और 1 को जब 0.693 से भाग देते हैं तो 1.44 आता है। तो इस तरह से टाउ बराबर हो जाएगा 1.44 t। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, एक्टिविटी या फिर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उसकी सक्रियता कहलाती है। जो विघटन की दर होती है यानी dN/dt, इसको हम जो है उसकी सक्रियता कहते हैं और सक्रियता को R से प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। तो R बराबर -dN/dt। माइनस साइन यह शो करता है कि यह संख्या हमेशा घट रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए माइनस। तो रदरफोर्ड और सोडी के नियम से -dN/dt बराबर लैम्डा n होता है। तो R बराबर लैम्डा n, दैट इज 0.693/t इंटू n। और किसी पदार्थ की सक्रियता का जो समीकरण है R बराबर R नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। तो R बराबर R नॉट 1/2 पावर n हो जाता है। यहाँ पे n जो है अर्धायुओं की संख्या है। अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो सक्रियता और समय के बीच में, अर्धायु का जो समय है इसके बीच में ये ग्राफ हमें चरघातांकी ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। रेडियोएक्टिवता या सक्रियता के जो मात्रक है तो बेकुरेल, सक्रियता का एसआई मात्रक जो है वह बेकरेल होता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर 1 विघटन प्रति सेकेंड हो यानी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो, जिसको डीपीएस कहा जाता है, तो उसकी सक्रियता 1 बेकुरेल होती है। तो 1 बेकुरेल बराबर 1 विघटन प्रति सेकेंड। रदरफोर्ड, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर अगर 10⁶ विघटन प्रति सेकेंड होता है तो उसकी सक्रियता 1 रदरफोर्ड कहलाती है, यानी 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁶ विघटन प्रति सेकेंड। क्यूरी, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर अगर 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकेंड यानी 1.7 × 10 विघटन अगर होते हैं तो उसकी सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकेंड। 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁴ रदरफोर्ड या 3.7 × 10 बेकुरेल।